हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बुक चल रही है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट टर्म पर हमने इसमें यूनिट 3 स्टार्ट की थी, जो है आपकी थर्मोडायनेमिक सेकेंड। तो थर्मोडायनेमिक सेकेंड में लास्ट टर्म पर हमने इसमें दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और हम इसमें एक चीज़ के बारे में और डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपकी एंट्रोपी। क्या है एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसके बारे में लास्ट टर्म पर बात कर चुके हैं। और आज हम इसे आगे बढ़ते हैं, जो है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, या फिर जिसको कहते हैं जीरोथ लॉ या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, क्यों कहा इसे थर्मोडायनेमिक का जीरो लो, क्योंकि इसमें बेटा सारी चीज़ें क्या है, जीरो जीरो जीरो, शून्य 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 है इसमें सब जो भी है, तो इसीलिए इसको सेकंड नेम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू इट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विल जीरो। मतलब क्या है, बिल्कुल शून्य टेम्परेचर पर, बिल्कुल सटीक जीरो टेम्परेचर पर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगर आप एंट्रोपी के विषय में नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, इससे बिल्कुल पहले वाली वीडियो खोलेंगे और उसमें एंट्रोपी को पढ़ कर आएंगे। एंट्रोपी से जुड़ी छोटी छोटी सभी चीज़ें हम इसमें कल पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो, बिल्कुल जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जीरो हो जाएगी, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहा जा चुका है। अब ऐसा क्यों है, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, तो यहाँ पर भी इसकी क्या है, रीज़न दिया हुआ है, और वो रीज़न क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर क्या है, बिकॉज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी जीरो। अब इसमें क्या कर दिया, इसको काइनेटिक एनर्जी से जोड़ दिया, काइनेटिक एनर्जी से जोड़ दिया। आप बोलोगे कि कैसे। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल इजी सा है। मैंने आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने घर के किचन में, रसोई में जाओ, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे गैस रखी होगी, उस पर आपको क्या करना है, उसको जलाना नहीं है, कभी जलाओ वहाँ पे उसको, और वहाँ पे कुछ और ही बवाल खड़ा कर दो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको किसी भी बर्तन में पानी रखना है और उसको गैस पे रख देना है, गैस ऑन नहीं करना। आपको यहाँ पर क्या करना है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पानी को टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे, उसको हीट नहीं दोगे। तो वहाँ से आप क्या देखोगे, आपने पानी जैसा रखा था वैसा का वैसा ही है। वो बॉईल होना स्टार्ट हुआ नहीं, वहाँ पे उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव किए नहीं। तो वहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। ऐसे टाइम पर कोई भी मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं की जाएगी उस सिस्टम के अंदर। बिल्कुल यही रीज़न है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी, यही बात इसमें लिखी हुई है आगे। यहाँ पर देखिए, कहाँ गए, so the movement can be observed in such conditions, so the system has perfect crystal structure। crystal structure से क्या समझेंगे आप, ये तो अब आपको मैंने बता दिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है, इन्होंने ऐसा कैसे बोला। अब देखो इन्होंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कैसे जोड़ा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बात है, आपके हाथ में कॉपी होंगी, पेन होंगी, ऑब्वियसली बात है पेन के पास कैप भी होगी अगर आप उसको संभाल के रखते होंगे तो इसमें देखो आपको क्या करना है, पेन की कैप ऑन करनी है और इस तरीके से रख लो उसको। मान लीजिए ये क्या है, कैप है होती नहीं है वैसे ऐसी, मान लो, बस अज्यूम कर लो। और ये क्या है, पेन है। आपको इस तरीके से आमने सामने रखने हैं, और ये वाली जो कैप है ना, इसको आपको बिल्कुल स्पीड के साथ, देख रहे हो, बिल्कुल स्पीड के साथ आपको क्या करना है, पेन पर लगाने की कोशिश करनी है। आप क्या करोगे, मोस्टली टाइम ये मिस हो जाएगा, मोस्टली टाइम एक बार के में हो जाएगा, कभी ऐसा होगा कि इसमें आधा टेढ़ा लग जाएगा। तो यहाँ से क्या हो सकती है, यहाँ से आपको बहुत स्पीडली करना है। अब हम क्या आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो पर, मतलब गतिज ऊर्जा क्या कर दो, कम कर दो, पहले के अकॉर्डिंग कम कर दो। तो अगर आप क्या करोगे, धीरे 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 अगर आप कैप को पेन के क्लोज लाओगे तो वहाँ से आपकी कैप जो होगी पेन पर अच्छी तरह से फिट हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, अगर
अगर सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो वो क्लोजली एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब स्लोली एक दूसरे के क्लोज आएंगे और वहाँ से एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे। बस यही है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और एक इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है आगे, यही है, इट मीन्स दैट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर थर्मोडायनामिक सिस्टम विल बी 100% एफिशिएंट। मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, 100% एफिशिएंसी रखता है, 100% सटीकता रखता है। ठीक है, यही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब आप देखो इसमें क्या है, टेम्परेचर जीरो है, एंट्रोपी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसलिए हमने क्या रख दिया, इसको जीरो लॉ कर दिया। क्या कर दिया, जीरोथ लॉ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए आगे, आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिए, हीट इंजन। हीट इंजन क्या कहता है, बिल्कुल आसान है, पढ़ा होगा आपने, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, अ थर्मोडाइनमिक मशीन which absorb heat from high temperature source during spontaneous reaction and perform a useful work and rest quantity of heat has been released to low temperature sink। अब ये क्या है, इतनी सारी इंग्लिश, इतनी सारी लाइंस कहाँ से आ गई। बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराने वाली चीज़ नहीं है। हीट इंजन मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम क्या कहता है, यहाँ पर है छोटा सा, हमने क्या लिया हुआ है, इंजन। भाई छोटा सा ही लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, फिर घर में इंजन ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, हमने छोटा सा हीट इंजन लगा दिया है, एच ई हीट इंजन से रिप्रेजेंट किया है इसमें। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सोर्स, और ये क्या लगाया हुआ है, सिंक लगाई हुई है। अब देखो आप क्या करते हो, अब यहाँ पर आप क्या है, आपने इंजन लगाया हुआ है, इंजन को आप क्या करोगे, इंजन में फ्यूल डालोगे, इंजन में फ्यूल डालोगे, इंजन से फ्यूल डालने के बाद वो चलेगा। अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ, वो चलेगा, फ्यूल जितना वो चलेगा उतना उसमें फ्यूल इस्तेमाल करेगा। मतलब मान लीजिए आपने इंजन से, आपको क्या करना है, आटा पीसना है, आटा पीसना है। अब मान लीजिए आपको 20 किलो आटा पीसना है, 20 किलो आटा पीसने के लिए वो जितना फ्यूल इंजन को चाहिए होगा वो उतना ले लेगा, और बाकी को क्या करेगा, बाकी फ्यूल को क्या करेगा, बाकी मान लीजिए आपने इसमें से 4 लीटर फ्यूल इसमें कलेक्ट किया, 4 लीटर में से 3 लीटर फ्यूल का आपने इस्तेमाल कर लिया 20 किलो गेहूं पीसने के लिए। अब बाकी 1 लीटर फ्यूल को वो क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, क्या करेगा, अपने पास रखेगा, या आप कह सकते हो सिंक को दे देगा, अपने टैंक को दे देगा। तो यहीं पे यही है हीट इंजन। यहाँ पर आपका क्या होता है, हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट इंजन एनर्जी को, हीट को, टेम्परेचर को, ऊष्मा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उस एब्जॉर्ब एनर्जी से, ऊष्मा से, ऊर्जा या जो भी है, उससे क्या करेगा, कुछ काम करेगा, और जो उसके पास बच जाएगा वो सिंक को दे देगा। सिंक का टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर। सोर्स का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर लो टेम्परेचर। क्लियर है इतनी बात, बस यही है हीट इंजन और कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। अगर आपको बेटा राइटिंग में थोड़ा इशू हो सकता है तो मैं हैंड राइटिंग का समझती हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, लेकिन आपको इसी से थोड़ा मैनेज करना होगा। मैं इसलिए आपको डिक्टेट करती हूँ सारी चीज़ें, अगर किसी वर्ड में आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको वो क्लियर कर सकूँ कि वो क्या लिखा है। ठीक है, अ थर्मोडाइनमिक मशीन बस यही है इसमें, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है हाई टेम्परेचर सोर्स से, ये रहा सोर्स, ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, किसी भी क्रिया के करते दौरान, उस टाइम पे जो रिएक्शन हो रही है, एंड परफॉर्म अ यूजफुल वर्क, और उससे एब्जॉर्ब जो हीट करता है उससे क्या करता है, कुछ काम करता है, और जो रेस्ट क्वांटिटी बचती है वो लो टेम्परेचर वाली सिंक को दे देता है। बस यही है हीट इंजन। आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ये आ गया हमारा यहाँ से हीट इंजन, एक ही पेज पर स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, सेकेंड स्क्रीनशॉट। आशा करती हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट है इसमें एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर ये देखो बिल्कुल इजी है, बस इसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा। ये जो है ये क्या है, ये साइन होता है ईटा का, क्या कहते हैं इसको, ईटा, ETA, ETA, ईटा। ठीक है, देखो अब इसमें
ये क्या है, यहाँ से बस आपको ये याद रखना है, ईटा इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q2। ये कैसे आता है, क्यों आता है, आपको पता चलेगा। देखो, बट वर्क डन बाय कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन द नेट हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सोर्स एंड सिंक। बेटा ये जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होती है, ये आपकी इक्वल होती है वर्क डन बाय द सिस्टम बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम एनी सोर्स। मतलब किसी भी सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो काम किया उसके इक्वल होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की, कितनी चीज़ बाहर से लेके उसने कितना यूजफुल वर्क किया है, ये एफिशिएंसी कही जाती है हीट इंजन की। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, मतलब इसमें थोड़ी और चीज़ें जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, वर्क डन जो होता है, कोई भी इंजन जो भी काम करता है वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। मान लीजिए आपको आटा पीसना है और आप मशीन में क्या डालोगे, मशीन आटा कैसा पीसेगी वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा फ्यूल दे रहे हो। अगर आप उसका फ्यूल बिल्कुल अच्छा दे रहे हो, बिल्कुल हाई क्वालिटी का दे रहे हो, तो वहाँ से आपका फ्यूल अच्छा रहेगा, तो इंजन अच्छी तरह से वर्क करेगा, आटा अच्छा निकल कर आएगा। अगर आप उसको थर्ड क्लास क्वालिटी जो होती है उसका फ्यूल दे रहे हो, तो वहाँ से क्या होगा, इंजन अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा और वहाँ से आटा खराब हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि कैसी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और वहाँ से मतलब कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है एफिशिएंसी, मतलब कि हीट इंजन कैसा वर्क करता है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो डिपेंड करता है ऑन द नेट हीट एब्जॉर्ब बिटवीन सोर्स एंड सिंक। सोर्स और सिंक, मैं देखो एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, ध्यान से सुनना ज़रा। देखो ये रहा, सोर्स ने क्या किया, हीट दी, सिंक ने क्या किया, हीट ली है। वर्क कैसे निकालोगे, जैसे मैं आपको कहूँ कि यहाँ से अभी मैंने कहा यहाँ से कि 4 लीटर फ्यूल आपने इस मशीन में डाला है, हीट इंजन में डाला है, और 2 लीटर फ्यूल आपने सिंक में डाला है, तो कितने लीटर फ्यूल से आपने वर्क किया, कैसे निकालोगे, 4 - 2 करोगे, Q2 - Q1 करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल इसी तरीके से तो निकालोगे, माइनस करके ही तो निकलता है। बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर की है, यहाँ पर इसके डिफरेंस से कि यानी कि कितना वर्क यहाँ पे किया है उससे निकाला है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, W=Q2 - Q1 आ गया, इसकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ से आपका नया रिलेशन बनकर आ जाएगा, ईटा = Q2 - Q1/Q2। अब बेटा देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आगे क्या छोटा सा बवाल हो रखा है, ये बिल्कुल भी बवाल नहीं है, इन्होंने Q का फॉर्मूला खोला है। यहाँ पर Q का फॉर्मूला RT log base E V ये क्या है, इसमें ये फॉर्मूला दिया होता है, किसका, क्यू का फॉर्मूला है। बस यही फॉर्मूला खोला है, कॉमन वॉमन लेके, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कॉमन लेके देखना, नोट करना। और यहाँ से ये लोग का मैं बताती हूँ, अगर मैंने आपको लोग वी बताया है ना, तो यहाँ पर देखो ये बेटा ये माइनस में है, क्या है ये, माइनस में, इसको सॉल्व करके देखना, बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ से ये log V2/V1 क्या होता है, वॉल्यूम का log में लिया जाता है ये, ठीक है, बेस E होता है इसका। इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से R से R हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर आपका T2 - T1/T2 बचेगा। बस यही 3 रिलेशन बनकर आ गए यहाँ से, एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, मतलब तीनों रिलेशन यही हो गए। ये तीनों आपको याद रखने हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। छोटे से न्यूमेरिकल से ज़्यादा नहीं है, इसके बाद ये यूनिट अगर हो सके तो आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हीट अप्लाइड टू अ कार्नोट इंजन, ये क्या दी है कि हीट सप्लाइड, हीट सप्लाई की है कार्नोट इंजन को, ये आपकी हीट दे दी कि इतनी हीट हमने इंजन को दी है।
किलो जूल पर मोल में क्या दी है, इसकी यूनिट दी है। हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय इंजन, कितना वर्क इंजन द्वारा किया जा रहा है, वर्क के बारे में पूछ रहा है। विच वर्क्स बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दिया है, T1 दिया है 0, T2 दिया है यहाँ से 100, वर्क आपसे पूछ रहा है और यहाँ से आपको Q की वैल्यू दी हुई है, हीट सप्लाइड Q की वैल्यू आपको दी हुई है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको केल्विन में चेंज करना है। क्या करोगे, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करोगे। कैसे करते हो, 273 ऐड करके। चलिए एक एक स्टेप देखते हैं, यहाँ से अच्छा समझ आ जाएगा। हीट सप्लाइड टू कार्नोट साइकिल, क्यू की वैल्यू दी है यहाँ पे। टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स कैसे फाइंड करोगे, अब इसमें बच्चे ने लिखा है टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स दिया है। मैंने अभी आपको बताया था कि सिंक का टेम्परेचर बच्चा कैसा होता है, कम होता है, सोर्स का टेम्परेचर कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप T1 और T2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कौन सी वैल्यू T1 की है, कौन सी वैल्यू T2 की है। ठीक है, केल्विन में चेंज करोगे 273 और 373, T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आपसे W पूछ रहा है, क्यों T1 T2 आपके पास है, आपको लगाना है रिलेशन। ये इस तरह से आपको यहाँ से रिलेशन लगाना है। या आप जानते हो ईटा इक्वल्स टू W अपॉन Q2 होता है, इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 होता है। अब आपके पास क्या क्या है, W है, W है नहीं, W निकालना है, Q2 है, T1 और T2 की वैल्यू यहाँ से दी हुई है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और यहाँ से आप W की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको हैंड राइटिंग का फिर बोल रही हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, हैंड राइटिंग का थोड़ा मैनेज कर लो, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, वरना मैं आपको बोलती हूँ आप पेन पेपर लेके नोट भी कर सकते हो। आगे देखिए, इफ कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 227 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट विल एब्जॉर्ब 1000 कैलोरी हीट फ्रॉम सोर्स। तब ये क्या करता है, 1000 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से। हाउ मच वर्क इज डन इन साइक्लिक प्रोसेस एंड व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। मतलब ये यहाँ पर पूछ रहा है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, मतलब कार्नोट साइकिल ने कितनी सटीकता से काम किया है, यानी कि ये पूछ रहा है कि वर्क पूछ रहा है, W की पूछ रहा है। यहाँ से क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से Q की वैल्यू दी हुई है ये, और यहाँ से W पूछा जा रहा है। बिल्कुल ऊपर वाला रिलेशन आपको अप्लाई करना है। यहाँ से W अपॉन Q2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, उसको सॉल्व करो, आंसर बिल्कुल निकल कर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो फॉर्मूले भी आपको दिख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं आपसे कह ही सकती हूँ, मर्जी आपकी है कि आप आंसर को ना देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, आंसर को ना देखा करो, बाद में मैच कर लिया करो, कहीं पे गलती होती है अगर तो आप देख सकते हो। आगे देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से अरे बेटा देखो, यहाँ से देखो W तो पूछ लिया, आगे भी तो इसमें पूछा गया है, हाउ मच वर्क इज डन इन साइक्लिक प्रोसेस एंड व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। वर्क डन पूछ लिया और एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल भी तो पूछा है, ईटा भी तो पूछा है, W तो यहाँ से निकल गया, अब ईटा भी तो पूछा है। देखो ईटा भी आगे क्या है, ईटा का रिलेशन है, ईटा ये है आपका, यहाँ से ईटा का फॉर्मूला लगाओगे, ईटा इक्वल्स टू W अपॉन Q2, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी ईटा की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देखना, आती है यही आती है तो ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो, मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो, अपने दिमाग से करके देखना, गलत भी हो सकती हैं ये। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वैल्यूज दी हुई है आपको यहाँ पर। अब यहाँ से आप एंड अदर हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 केल्विन, फाइंड द एफिशिएंसी ऑन बोथ केसेस। अब आपको दो पार्ट दे दिए, मतलब आपको टेम्परेचर अलग अलग दे दिए हैं और यहाँ से आपको क्या करना है, एफिशिएंसी यानी कि ईटा की वैल्यू निकालनी है। हमने रिलेशन पढ़ा था ईटा इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन
T1। अब यहाँ से T2 T1 कैसे निकालोगे, कौन सी सिंक की है कौन सी सोर्स की है, कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान है। ज़्यादा में से क्या करना है आपको बताओ, ज़्यादा वाली किसकी होती है, सोर्स की होती है, कम वाली सिंक की होती है। अब यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, और ईटा की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके देखना, बिल्कुल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। मैथड देखना, सिर्फ मैथड किस मैथड से किया हुआ है, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, ये रहा, यहाँ से सॉल्व करना है इसको, आंसर आ जाएगा। ईटा की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड करोगे। अब देखो आगे दिए हुए गिब्स फ्री एनर्जी, ये लास्ट टॉपिक है मे बी इस यूनिट का। यस, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। चलिए फटाफट से गिब्स एनर्जी को भी कर लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी देखिए, इसमें गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये भी क्या है, एनर्जी है। जो हम हीट इंजन पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है, उसी को लेकर हम इसे समझेंगे। गिब्स एनर्जी क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज, गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने ये एनर्जी दी थी, मतलब ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने दिया था गिब्स फ्री एनर्जी। इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टोटल हीट कंज्यूम्ड बाय सिस्टम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने कहा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जब कोई भी क्या हो रहा है, हीट इंजन के अंदर क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही तो होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम के थ्रू जो भी हीट कंज्यूम हो रही है, जो भी हीट कंज्यूम कर रहा है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितनी वो एनर्जी ले रहा है उसको सही काम करने में लगा रहा है। जितनी एनर्जी वो ले रहा है उसको सही काम करने में लगा रहा है। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने घर वालों से बोला कि हमारे फ़ोन में रिचार्ज कराओ, 1.5 GB डेटा आपको मिल गया। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आप उस 1.5 GB डेटा जो आपने बोला है कि पढ़ने के लिए चाहिए, उस सारे को पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो। आप क्या करते हो, बीच में कुछ और चीज़ें भी करते हो, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट में, यानी कि कुछ डेटा का किस में चला गया, एंटरटेनमेंट में चला गया, और कुछ आपने पढ़ने में यूज़ कर दिया। इसी तरीके से ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को लेकर गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो यूजफुल वर्क करने में ही लगा रहा है। बिकॉज a part of heat is required to increase the internal energy and to overcome the entropy of system, and rest heat has been converted into useful work। मतलब क्या है, कोई सिस्टम है, मैं अब आपको थोड़ी सी टेक्निकली चीज़ों पे लेके जाती हूँ। यहाँ पर आ जाओ कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब कोई भी इंजन है, इंजन क्या है, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। अब आपने क्या किया, फ्यूल डाला, फ्यूल डाल के उसको क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, तो फ्यूल क्या जाएगा, उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स में जाएगा, उसको क्या करेगा, थोड़ी सी उसमें हीट प्रोवाइड करेगा ताकि इंजन अच्छे से मूव कर सके, फिर वो क्या करेगा, वर्क करेगा। इसी तरीके से बेटा हीट होती है, यहाँ पे एनर्जी होती है। हीट हमने क्या भेजी, हीट इंजन के अंदर भेजी, इंजन के अंदर जाएगी, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी और फिर काम करेगी। तो वहाँ से क्या हो रहा है, ऐसा होता है इसके अंदर कि कुछ हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को रिक्वायर करने के लिए, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, यानी कि आप कह सकते हो उसकी क्या, जैसे आपको लेकर कहूँ तो उसको मोटिवेट करने के लिए, आपकी थोड़ी सी पढ़ाई की तरफ इच्छा जागृत करते हुए, इस तरीके से थोड़ी सी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगा सिस्टम की, एंड रेस्ट हीट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, और बाकी हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट होती है। आगे देखें, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हीट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इन आइडल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इज नोन एज फ्रीली, थोड़ा सा हमारा जूम इन करना पड़ेगा, फ्रीली आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या कहा गया है, सो द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हीट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इन आइडल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इज नोन एज फ्रीली अवेलेबल एनर्जी, फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब ये कहा गया है कि वो हीट जो सिर्फ काम करने में इस्तेमाल की जा रही है, टेम्परेचर और प्रेशर की आइडल कंडीशन पर, टेम्परेचर और प्रेशर की आइडल कंडीशन पर जो एनर्जी सिर्फ काम करने में इस्तेमाल की जा रही है, वो आपकी कही जाती है गिब्स फ्री एनर्जी, फ्रीली अवेलेबल एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी। 3 नाम है, तीनों नोट कर सकते हो, या फिर चाहो तो अपनी हेडिंग में ऑब्लिक करके लिख सकते हो। मैथमेटिकली ये कॉन्सेप्ट दिया है, या कह सकते हो फॉर्मूला दिया है, उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जी रिप्रेजेंट कर रहा है गिब्स एनर्जी को, एच रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इसको कराएगा बताओ एंथैल्पी को, टी टेम्परेचर, और एस आपकी क्या होती है, एंट्रोपी। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। आगे इसमें बात करेंगे
हमारे थोड़ी सी इनकी वैल्यूज के बारे में कहा गया है। द साइन ऑफ गिब्स एनर्जी इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिएक्शन। साइन मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके से है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेचर में रिएक्शन किस टाइप की हो रही है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव साइन में है तो ये क्या करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी 0 है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, बस इतनी एनर्जी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ये आप जानते हैं। ठीक है, बस इसमें यही दो चीज़ हैं। अब आगे इसमें क्या कहा गया है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। इट्स एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। सटीक वैल्यू एनर्जी को लेकर निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी चेंज। तो यहाँ से आप चेंज इन गिब्स एनर्जी फाइंड कर सकते हो। कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बस यही एक तरीका है, या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे इसमें देखो, इट इज एन स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। अब मैं आपको क्या कहूँगी बेटा, बस यही है गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है ये वो है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 1 गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर, और यहाँ से इसके आगे से ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे आते हैं, वेरिएशन इन गिब्स एनर्जी इन आइसोथर्मल कंडीशन। अब यहाँ पर क्या गया है, वेरिएशन कहा गया है गिब्स एनर्जी में आइसोथर्मल कंडीशन ले लिया है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ पर बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। देखो अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से आ जाओ। यहाँ पर आप जानते हो G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, अभी पढ़ के आए हो। ये आपका यहाँ से एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है E प्लस पी वी। अब आपको यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। यहाँ पर पुट करोगे तो आपका यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। फिर आपको इस फॉर्म का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करोगे। डिफ्रेंशिएशन करने पर आपकी फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, डी जी इक्वल्स टू ई का डिफ्रेंशिएशन करोगे, डी ई आएगा। पी क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट किस तरीके से, गिब्स एनर्जी के अंदर हमने क्या कहा था, आइडल कंडीशन, किसके लिए, टेम्परेचर और प्रेशर आइडल। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। पी कांस्टेंट हो जाएगा, डी वी हो जाएगा, फिर V कांस्टेंट हो जाएगा डी पी। अब यहाँ पर ये इस तरीके से कैसे हुआ बेटा, यहाँ पर हमने लगाया थोड़ा सा मैथ, थोड़े से मैथ के डिफ्रेंशिएशन में जाओगे आप, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो गुना वाला जो रूल होता है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया इतने पार्ट में। माइनस करोगे आप T इंटू डी एस, आप यहाँ पर क्या करोगे, अप्लाई करोगे। आगे देखो, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का क्यों लगाया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखो हम आपको रिलेशन निकाल रहे हैं ना, इक्वेशन भी बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ होता है Q इक्वल्स टू E प्लस पी वी, जानते हो। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन करो, कुछ आपको फाइंड होगा। यहाँ से क्या फाइंड होगा, ये फाइंड होगा। दिखा, कुछ दिखा यहाँ से, बताओ कुछ दिखा है यहाँ से या नहीं, बिल्कुल दिखना चाहिए बेटा। तो यहाँ से इनकी जगह पर आप क्या पुट करोगे, इनकी जगह पर आप डी क्यू रख सकते हो। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन फाइनली इस टाइप से बन जाएगी, डी जी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस पी इंटू डी पी माइनस टी इंटू डी एस, आपका यहाँ से बन जाएगा। बट चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन की बात करें तो एंट्रोपी चेंज कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने आपको बताया था एंट्रोपी एंथैल्पी, जब हमने डिस्कस किए थे तब हमने आपको इसके बारे में बताया था। डी एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो बेटा, और किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बताओ, सोच कर देखो। यहाँ से आपका ये होता है चेंज इन एंट्रोपी जो होता है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी टी इंटू डी एस में। देखो अभी यहाँ पर इन दोनों की इसकी ये वैल्यू रखी थी ना यहाँ पर डी क्यू पर, अब हमने क्या किया, इस डी क्यू की भी वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू टी इंटू डी एस। अब ये वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर रखोगे। यहाँ पर रखने से क्या होगा, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, डी जी इक्वल्स टू वी इंटू पी डी आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात बेटा, ये पी डी नहीं है, डी पी है, ये डिफ्रेंशिएशन है, ये किसका, प्रेशर का। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट्स ऑफ G1 एंड G2
P1 एंड P2, G1 G2 P1 P2 किसके लिए लिया गया है? देखो इसके लिए हमने G में लिमिट ली है, इसके लिए हम किस में लेंगे? P में लिमिट लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ PD नहीं है, ये DP है, ठीक है, याद रखना, कहीं मिस्टेक मत कर देना। मैं आपको बता दूंगी जब स्क्रीनशॉट लेना होगा, मैं लिख दूंगी इसमें। आगे देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे यहाँ से, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन होना है और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन करना है। क्या आएगा यहाँ से? आपका लिमिट रखोगे, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगी आपकी लिमिट। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? V है, यहाँ पर ये क्या है? V है, और यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में करना है? P की रेस्पेक्ट में करना है। तो आप यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व करोगे इसको। हमने पहले भी इसमें सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट यूनिट में हमने इसको सॉल्व किया था। अब यहाँ पर आपका क्या रखोगे? वैल्यू रखोगे जो कांस्टेंट है बाहर, जो आपका कांस्टेंट नहीं है उसका डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका ये फॉर्मूला कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। फॉर्मेट में कैसे बेटा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका G आ जाएगा, वैल्यूज रखोगे G2 माइनस G1, या आपका डेल्टा G से दिखाया जाता है, तो फाइनली डेल्टा G की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये, क्या आ जाएगी? ये। आगे इसमें हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ ने इसमें थोड़ा सा क्या दिखाया गया है, अपना दिमाग लगाया है उन्होंने। क्या किया है? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, जो आप जानते हो ये होता है। और यहाँ से जो आपके इसमें गिब्स फ्री एनर्जी में था, वो उसमें उन्होंने प्रेशर के साथ साथ यहाँ पर वॉल्यूम भी रख दिया है। तो यहाँ पर प्रेशर की जगह पर क्या है? वॉल्यूम दिया गया है। यहाँ पर इसमें लोग बेस ई को हटाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। बस यही है इक्वेशन, और कुछ नहीं है। इसी के साथ ये यूनिट भी होती है समाप्त। अब मैं आपको देती हूँ इसका स्क्रीनशॉट, अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जो मिस्टेक है मैं अभी लिख दूंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसका सही कर देती हूँ। तो यहाँ से है V इंटू DP। अब लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, अब ले सकते हैं। आगे इसमें ये दिया है, यहाँ से आपकी यूनिट जो आपकी ये है थर्ड, वो ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद आपकी इसमें रह जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रह जाती हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम इसमें बस इतना ही डिस्कस करेंगे।